जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो से हम प्रॉपर स्टार्ट कर रहे हैं अपने डीएसए की सीरीज। और इस सीरीज में रोड मैप हम वही फॉलो करेंगे जो कि अनाउंसमेंट वीडियो में हमने आपके साथ शेयर किया था। उस रोड मैप में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एरे। इस वीडियो में हम एरेस को कंप्लीट कवर करेंगे। जितने भी उसके बेसिक्स हैं वो तो हम कवर करेंगे ही कि सिंटैक्स क्या होता है, डिक्लेरेशन क्या होती है, इनिशियलाइजेशन क्या होती है और बाकी जितने भी उसके ऑपरेशंस हैं उनके बारे में तो हम बात करेंगे। बट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि हम समझेंगे कि बैकएंड पे चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, कैसे एरे मेमोरी में जाके बन रही है, कैसे मेमोरी में डाटा जा रहा है, कैसे वहां से आ रहा है, शिफ्टिंग कैसे हो रही है। अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं तब शिफ्टिंग कैसे हो रही है, अगर हम डिलीट का ऑपरेशन कर रहे हैं तब शिफ्टिंग कैसे हो रही है। क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जब कभी भी आपके सामने कोई एरे की बात करे ना, तो आपके माइंड में ना एक मैप बन जाए कि हाँ, ऐसे मेमोरी में डाटा जा रहा है, ऐसे जाके स्टोर हो रहा है, ऐसे वहां से हम गेट कर रहे हैं, वहां पे स्टोर कर रहे हैं। तो जब ये चीजें आप सीख जाओगे ना कि जैसे कोई डाटा स्ट्रक्चर का आपके सामने नाम लेता है और फौरन आपके माइंड में मैप बन जाता है, तो समझ लेना कि आप एक्सपर्ट हो चुके हो डीएसए में। तो क्योंकि ये हमारा पहला डाटा स्ट्रक्चर है तो मैं चाहता हूं कि यहीं से इस रूटीन को ना हम शामिल कर लेते हैं कि पहले तो हमने मैप बना लेना है अपने माइंड में, और फिर हर एक डाटा स्ट्रक्चर के बारे में जैसे ही कोई आपके सामने बात करे, आपके माइंड में ना वो मैप चलना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो चलिए जी शुरू करते हैं इस लेक्चर को। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और यही आपकी फीस है। मतलब आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, समझ लो आपने इस कोर्स की फीस पे कर दी। और साथ में कमेंट करके आपने जरूर बताना है कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं। काफी सारी बातें हैं जो कि हमने करनी है एरर्स के बारे में, काफी सारे पॉइंट्स एंड टिप्स हैं जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब यहाँ पर देखिए हमने एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है डीएसए कोर्स। इसी के अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं चैप्टर 01, और इसके अंदर हम अपनी फर्स्ट फाइल क्रिएट करते हैं एरेस की। सो एरे डॉट जावा। अब यहाँ पर कोड लिखने से पहले एक बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप किसी नए डाटा स्ट्रक्चर को सीखना स्टार्ट करो तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर होना चाहिए, और वो क्वेश्चन है वाई, कि क्यों इस डाटा स्ट्रक्चर को बनाया गया, क्यों इस डाटा स्ट्रक्चर को हम यूज करते हैं। मतलब ये कि पहले हमारी कोडिंग में, हमारी प्रोग्रामिंग में हमें कौन सी प्रॉब्लम फेस हो रही थी जिनको सॉल्व करने के लिए एक नए डाटा स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस किया गया। तो एक बार अगर आपके माइंड में ये क्यों का आंसर आ जाए तो उस डाटा स्ट्रक्चर को सीखना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो इसलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इस क्यों के बारे में कि एरेस को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे थे जिसको सॉल्व किया एरेस ने। ओके, तो इसे हम समझेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। मान लो मैं आपसे कहता हूं कि एक स्टूडेंट है और आपने उसकी एज को स्टोर करना है। तो आप क्या करोगे, आप एक इंट टाइप का वेरिएबल बनाओगे, ऐसे ना, उसका नाम होगा एज, और उसमें आप वैल्यू को स्टोर कर दोगे। सिंपल, आपका काम कंप्लीट हुआ। बट अगर मैं आपसे कहूं कि अब हमारे पास 1000 स्टूडेंट्स हैं और आपने उनकी एज को स्टोर करना है। अब 1000 स्टूडेंट्स की एज को स्टोर करने के लिए क्या हमें 1000 वेरिएबल्स बनाने होंगे? अगर हम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, बट इसके अंदर तो टाइम जो है वो खर्च होगा, एंड टाइम इज मनी। हम नहीं चाहते कि हमारा वक्त जो है वो ज्यादा लगे। अगर हम इस तरह से बनाना शुरू कर दें दैट एज 1 एज 2 एज 3 अप टू 1 एज 1000, तो उसमें तो काफी वक्त लगेगा। तो ये प्रॉब्लम थी जो हम फेस कर रहे थे कि अगर हमारे पास इतना ज्यादा डाटा आ जाता है, इतनी ज्यादा वैल्यूज आ जाती हैं, तो हमें हर एक वैल्यूज के लिए, हर एक वैल्यू के लिए अलग अलग वेरिएबल बनाना पड़ता था। तो फिर क्या हुआ, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एरेस को इंट्रोड्यूस किया गया। अब एरेस के अंदर बेसिकली होता क्या है, तो मैंने डॉक्यूमेंटेशन तैयार की हुई है आपके लिए, और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज एन एरे। सो एरेज आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन अ सिंगल वेरिएबल। तो यही हमारी प्रॉब्लम थी कि हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज थी और वो सिंगल वेरिएबल में स्टोर नहीं हो रही थी। तो फिर क्या हुआ, एरेज को इंट्रोड्यूस किया गया कि हाँ, अब आप सिंगल वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। इसका सिंटैक्स बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हम डाटा टाइप मेंशन करते हैं कि अगर आपका डाटा नंबर्स हैं, जैसे कि हमने एज की बात की, तो उसके लिए डाटा टाइप इंट होगी। अगर आप नाम स्टोर कर रहे हैं तो उसके लिए डाटा टाइप स्ट्रिंग होगी। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स और फिर आता है एरे का नेम, और फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड, फिर से वही डाटा टाइप, और फिर यहाँ पर हम साइज को मेंशन करते हैं। अगर मेरे पास 1000 वैल्यूज हैं तो साइज 1000 होगा। अगर मेरे पास 5000 वैल्यूज हैं तो साइज 5000 होगा।
और यहाँ पर एक और चीज़ मैं मेंशन करता जाऊँ दैट जावा लैंग्वेज के अंदर एरेज का जो साइज़ है वो फिक्स होता है। आप कह सकते हो कि ये लिमिटेशन है एरे की, बट ऐसा ही होता है जावा लैंग्वेज के अंदर साइज़ फिक्स होता है। तो एक काम करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक इंट एरे क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम है एज, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका साइज सेट कर देते हैं 1000। तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली एक एरे क्रिएट कर ली जिसका साइज है 1000। अब हमारे पास एक तो ये तरीका है एरे को क्रिएट करने का। इसके अलावा भी जावा लैंग्वेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं एरे को क्रिएट करने के, जिनके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है वो है डिक्लेरेशन, कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। देखो दो स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है डिक्लेयर करना, दूसरा स्टेप होता है इनिशियलाइज करना। दोनों के बारे में बात करते हैं। तो इसे ना सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगा एक वेरिएबल के थ्रू, ठीक है। मान लो मेरे पास ना एक सिंपल वेरिएबल है एज, और इसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर किया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पर दो स्टेप किए हैं। नाम चेंज कर लेते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर दो स्टेप किए। मैंने एक एज 1 वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया, उसे इनिशियलाइज भी किया। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आप डाटा टाइप लिखते हो और वेरिएबल का नाम लिखते हो, यहाँ तक का जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं डिक्लेरेशन, कि हाँ आपने एक इंट वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद जब आप इसमें कोई वैल्यू असाइन करते हो तो ये स्टेप होता है इनिशियलाइजेशन, कि हाँ अब आपने उस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया। सेम यही चीज इंप्लीमेंट होती है एरे पे। अगर तो मैं यहां तक का प्रोसेस लेता हूं, ठीक है, इसको यहां से मैं रिमूव कर देता हूं, ठीक है। यहां तक का अगर मैं प्रोसेस लेता हूं तो मैंने क्या किया, इट मींस मैंने यहां पर डिक्लेरेशन की है। तो मैं यहां पर कमेंट में लिख भी देता हूं कि यहां पर हम कर रहे हैं डिक्लेरेशन, ठीक है। अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में जाएं तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आपके पास इंट एरे है तो इस तरह से डिक्लेयर होगी, स्ट्रिंग है तो इस तरह से डिक्लेयर होगी, और फ्लोट है तो वो इस तरह से डिक्लेयर होगी। तो ये हो गया डिक्लेरेशन। अभी हम मेमोरी की बात करेंगे, ठीक है। डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन में जो मेन डिफरेंस है वो मेमोरी का आता है, और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। एज अ डीएसए प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए कि मेमोरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, और उसी के लिए हमने यहाँ पर कैनवा जो है वो सेट किया हुआ है, जो कि थोड़ी देर में मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद जो दूसरा स्टेप है हमारे पास वो है इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइजेशन में हम क्या सेट करते हैं, यहाँ पर हम साइज बता देते हैं या फिर हम वैल्यूज सेट कर देते हैं। तो ये दूसरा मेथड है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम न्यू कीवर्ड का यूज नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट वैल्यूज को यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली मैं वापस आता हूँ कोड में, और यहाँ पर एक और कमेंट हम सेट कर देते हैं कि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो ये से रिमूव कर देते हैं। तो हम इनिशियलाइज कर रहे हैं, और इनिशियलाइज कैसे किया जाता है, मान लो मेरे पास ना स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, ठीक है। तो मैं डबल का यूज करूंगा, ठीक है। डबल का यूज करने के बाद हमने यहाँ पर एक एरे क्रिएट कर ली, इसे नाम दे देते हैं मार्क्स के। हाँ, इसके अंदर मार्क्स स्टोर करेंगे। उसके बाद न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे, और यहाँ पर जो साइज है वो भी हम मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने इनिशियलाइज भी कर दिया, ठीक है। तो मतलब आप डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही स्टेप में कर सकते हो। तो अब आते हैं मेन टॉपिक की तरफ कि हाँ दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर हम कैनवास में आए तो यहाँ पर देखें क्या होता है, हमारे पास दो तरह की मेमोरी है। एक है स्टैक मेमोरी और एक है हीप मेमोरी। स्टैक मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं रेफरेंसेस। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर ना आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। स्ट्रिंग वेरिएबल आपने क्रिएट किया नेम, ठीक है। तो और इसके अंदर मैं वैल्यू भी सेट कर देता हूँ। मान लो हम सेट कर देते हैं मेरा ही नाम लतीफ, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, मेरे पास एक वेरिएबल है नेम। बेसिकली ये क्या है, ये रेफरेंस है, ठीक है। तो रेफरेंस कहाँ स्टोर होता है, रेफरेंस स्टोर होता है यहाँ पर, रेफरेंस का नाम है नेम। और रेफरेंस स्टोर होता है किसके अंदर, स्टैक मेमोरी के अंदर। रेफरेंस वैल्यू स्टोर नहीं होती। वैल्यू कहाँ स्टोर होती है, वैल्यू स्टोर होती है हीप मेमोरी के अंदर। तो यहाँ पर जाके मेरी जो वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हाँ जो इसके अंदर वैल्यू थी वो थी लतीफ, और ये वैल्यू यहाँ पर आके स्टोर हो जाएगी। तो रेफरेंस स्टोर हो रहा है स्टैक मेमोरी के अंदर, और वैल्यू स्टोर हो रही है हीप मेमोरी के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं किसके बारे में, एरेज के बारे में। वापस आते हैं अपनी डॉक्यूमेंटेशन में। एरेज में जब हम डिक्लेयर करते हैं ना किसी भी एरे को, तो उस वक्त क्या होता है, जो हमारा स्टैक है इसके अंदर तो आ गया। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, एज को डिक्लेयर किया हुआ है ना। तो जैसे ही हमने डिक्लेयर किया तो एज जो है, जो कि हमारी बेसिकली एरे है, उसका रेफरेंस तो स्टोर हो गया स्टैक मेमोरी के अंदर। अभी क्योंकि हमने इसे इनिशियलाइज नहीं किया, तो फिलहाल ये कहीं भी हीप में पॉइंट नहीं करता। मतलब कोई डाटा है ही नहीं, हीप में जगह बनी ही नहीं। सिर्फ रेफरेंस जो है वो स्टैक मेमोरी में जाके स्टोर हुआ। तो ये मेन डिफरेंस है,
ठीक है। जब आप डिक्लेयर करते हैं तो रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट हो जाता है स्टैक के अंदर, बट वो किस हीप के अंदर किसी वैल्यू पे पॉइंट नहीं कर रहा होता क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं। समझ रहे बात को। और जब आप इनिशियलाइज करते हैं तब रेफरेंस जो है वो मेमोरी में जाके किसी पॉइंट के ऊपर क्या कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है कि हाँ यहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर है। अब यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो तो क्लियर हो चुका है। अब एक काम करते हैं, कोड में वापस आते हैं और यहाँ पर एक मेन मेथड क्रिएट करते हैं ताकि हम अपने कोड को एग्जीक्यूट कर सकें। सो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ये हमारा मेन मेथड है और इसके अंदर हम एरे क्रिएट करते हैं। तो मैं कमेंट कर देता हूँ दैट हाउ टू क्रिएट एन एरे। ओके, सो इसके अंदर मैं वही एज की एग्जांपल को लेकर चलूंगा। तो इंट टाइप की हमारी एरे है, नेम है इसका एज, और इसके अंदर कुछ वैल्यूज हम स्टोर कर देते हैं। मान लो फर्स्ट स्टूडेंट है, उसकी एज है 21, फिर है 22, 23, 24, 25। तो टोटल हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। अब यहाँ पर सिंटैक्स को मैंने थोड़ा चेंज किया है। पहले ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स थी ये मैं यूज कर रहा था डेटा टाइप के साथ, कुछ इस तरह से। आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूज कर रहा हूं नेम के साथ, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों वैलिड है। ठीक है। अब यहाँ पर एरे तो हमने क्रिएट कर लिया, बट इशू ये है कि अब इसमें से मैं किसी वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं तो कैसे करूंगा। मान लो ये जो हमारे पास 23 है, इस एज को मैं एक्सेस करना चाहता हूं तो कैसे करेंगे। पहले क्या होता था, जब हम वेरिएबल क्रिएट करते थे, मेमोरी में चलते हैं, तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ स्ट्रिंग टाइप का, नाम है इसका नेम, और इसमें हम वैल्यू स्टोर कर देते हैं लतीफ। ठीक है। अब होता क्या था, ये जो वैल्यू है, ठीक है, वैल्यू ये जाके मेमोरी में कहीं स्टोर हो जाती थी। ठीक है। तो ये आके मेमोरी में कहीं स्टोर हो गई, और ये जो नेम था, जो कि वेरिएबल था हमारा, हम इसकी हेल्प से इस वैल्यू को एक्सेस कर सकते थे। ओके, बट अब जो है वो सिनेरियो चेंज हो चुका है, हमारे पास कोई वेरिएबल तो है नहीं, अब तो सिंगल वेरिएबल है और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज हैं, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे। तो यहां पर कॉन्सेप्ट आता है इंडेक्सिंग का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई एरे क्रिएट करते हो तो वो मेमोरी में कुछ इस तरह से क्रिएट होती है। अभी हमने एक एरे क्रिएट की जिसकी फर्स्ट वैल्यू है 21, 22, तो क्या होगा, 21 जो है वो आके एरे के फर्स्ट बॉक्स में स्टोर हो जाएगा, 22 जो है वो जाके सेकंड बॉक्स में स्टोर हो जाएगा, इसी तरह से जो 23 है वो जाके थर्ड बॉक्स में स्टोर हो जाएगा, और इसी तरह से बाकी वैल्यूज जो हैं वो आगे स्टोर होती जाएंगी। अब नीचे यहाँ पर देखें, हर बॉक्स का ना एक इंडेक्स होता है। ठीक है। इंडेक्स आप कह सकते हो कि यार एड्रेस होता है जिसकी हेल्प से आप उस वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो। और फर्स्ट जो वैल्यू है उसका इंडेक्स है 0, फिर सेकंड का है 1, फिर 2, और इसी तरह से इंडेक्सेस जो हैं वो आगे इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, +1 होता जाता है और वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो ये है, आपने याद रखना है कि जावा लैंग्वेज के अंदर एरे का जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होता है, ये बात आपने याद रखनी है। वापस आते हैं कोड में। अब अगर मैं इस वैल्यू को एक्सेस करना चाहता हूं तो मैं इंडेक्स का यूज करूंगा। तो यहाँ पर पहले मैं कमेंट बना देता हूँ दैट हाउ टू एक्सेस। ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम system.out.println का यूज करेंगे। उसके बाद हमारी जो एरे है उसका नाम, और इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने इंडेक्स को पास कर देना है। अब इंडेक्स स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 0, 1, 2, मतलब ये जो थर्ड वैल्यू है ये 2 इंडेक्स पे है, तो यहाँ पर मैं 2 सेट कर दूंगा। अब अगर इस प्रोग्राम को हम सेव करें और यहाँ से रन जावा करें तो आउटपुट में क्या आता है देखते हैं। यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमें वैल्यू शो हो रही है 23। तो इस तरह से आप किसी भी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स। अब मान लो मैं ना किसी वैल्यू को, किसी स्टूडेंट की एज को चेंज करना चाहता हूं, तो वो कैसे करेंगे। तो हाउ टू चेंज कैसे करेंगे। चेंज करने के लिए भी हमें इंडेक्स चाहिए। तो एज ये है हमारी एरे का नाम, सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको चेंज करके उसकी जगह मैं लिखने जाता हूँ 30। ठीक है। अब एक काम करते हैं, एस आउट का यूज करते हैं, system.out.println, और यहाँ पर मैं सेकंड इंडेक्स की वैल्यू को देखना चाहता हूँ। ठीक है, सेव कर लेते हैं। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर पहले हमने जो सेकंड इंडेक्स पे वैल्यू है उसको हमने आउटपुट में शो कराया, तो शो होगा 23। फिर हमने वैल्यू को चेंज कर दिया और दोबारा से शो करा रहे हैं, तो फिर शो होगा 30। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले हमें शो हुआ 23 और फिर हमने चेंज किया तो अब शो हो रहा है 30। तो मतलब ये कि आप वैल्यू को चेंज भी कर सकते हो और वहां पर भी आपको इंडेक्स को ही यूज करना होगा। ठीक है। चलिए ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया कि हाँ, अगर आपने आउटपुट में वैल्यू शो करनी है
तो आप इंडेक्स को यूज करोगे और वो आउटपुट में शो हो जाएगी। बट अगर मान लो मेरे पास ना अभी तो 5 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, अगर मैं पांचों वैल्यूज को आउटपुट में शो करना चाहता हूँ तो मैं बारी बारी लिखता जाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और फिर इंडेक्स 3 की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद इंडेक्स 4 आ जाएगा, इंडेक्स 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा। बट अगर मेरे पास 1000 स्टूडेंट्स हों तो क्या मुझे ऐसे ही लिखना होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और फिर इंडेक्स का नाम लिखूं? ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं लूप का। ठीक है, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ और इस सिस्टम डॉट आउट को भी यहाँ तक हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास एरे है और हमने क्या करना है, फॉर लूप का यूज करना है। तो नीचे आ जाते हैं यहाँ पर, तो फॉर लूप का यूज करते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने अपना काउंटर वेरिएबल सेट करना है, और ये कहाँ से शुरू होना चाहिए, 0 से, क्योंकि एरे का इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, तो ये 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद कब कब तक ये लूप चलना चाहिए, तो ये लूप तब तक चलना चाहिए जितनी कि हमारे पास इसकी लेंथ है। ओके, और ये है 5, तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जब तक i की वैल्यू लेस देन है 5 से, तब तक इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहो और हर बार i की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट करते रहो। अब ये जो फॉर लूप की फंक्शनैलिटी है ना, ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जावा के बेसिक्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आके हमने क्या करना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन वेरिएबल जो कि हमारी एज का नाम, सॉरी हमारे एरे का नाम है, और यहाँ पर हम आई को लिख देंगे। तो क्या होगा, जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 0, यहाँ पर 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आउटपुट में शो होगी। दूसरी बार जब ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू होगी 1, और फिर 1 इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो आउटपुट में शो हो जाएगी। तो इसे सेव कर लेते हैं और एक बार इसे रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमें वैल्यू शो हो रही है 21, 22, 23, 25 तक। ठीक है, तो इस तरह से आप सारी की सारी एरे को एक फॉर लूप की हेल्प से आउटपुट में शो कर सकते हो। इसी तरह से अगर हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास एक और लूप भी होता है जो कि है फॉर ईच लूप। उसके लिए हमने सिंपल लिखना है फॉर। ओके, उसके बाद हमने क्या करना है, एक वेरिएबल क्रिएट करना है और उसकी डेटा टाइप सेम होनी चाहिए जो कि आपकी एरे की डेटा टाइप है। ठीक है, तो यहाँ पर एरे की डेटा टाइप है इंट, वही मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ। काउंटर वेरिएबल है हमारा आई, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे एरे का नाम, सिंपल। और उसके बाद हमने क्या करना है, एक एक वैल्यू को आउटपुट में शो करना है। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन और आई की वैल्यू को हम आउटपुट में शो कर देंगे। अब ये जो है ना, ये काफी सिंपल है। अगर इसके अंदर आप देखें तो हमने क्या किया, हमने साइज भी मेंशन किया, हमने फिर इंडेक्सिंग का भी यूज किया। यहाँ पर हम सिंपल क्या कर रहे हैं, फॉर ईच लूप का यूज कर रहे हैं और सारी की सारी वैल्यूज आउटपुट में शो हो जाएंगी। तो यहाँ पर ना एक काम करते हैं, मैं एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर लूप फॉर ईच। ठीक है, सेव कर लेते हैं और एक बार इसे रन करते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास ये वैल्यूज भी आ रही हैं और साथ में जो हमने फॉर ईच की वहां से भी वैल्यूज भी आ रही हैं और दोनों का आउटपुट सेम है। ठीक है, तो आप फॉर ईच भी यूज कर सकते हो, ये काफी सिंप्लीफाई कर देता है आपके कोड को। ये कॉन्सेप्ट तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, कि किस तरह से वैल्यूज को आउटपुट में शो करना है, वैल्यूज को आप चेंज भी कर सकते हो, इंडेक्सिंग कैसे होती है, ये सारा कुछ हमने कवर कर लिया। अब थोड़ी और बातें करते हैं, तो मैं इसे कमेंट में चेंज कर देता हूँ। अब यहाँ पर ये जो हमारी एरे है ये मुझे अभी फिलहाल के लिए नहीं चाहिए, ये एरे मुझे नहीं चाहिए। मैं एक और एरे क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मैं नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, सिंपल यहाँ पर आ जाते हैं, एक सेकंड यहाँ पर, और एक एरे क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, इसका नाम एज ही होगा। ठीक है, बट यहाँ पर हम न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे और यहाँ पर जो साइज है, साइज मान लो मैं सेट कर देता हूँ 5। ठीक है, अब इसके अंदर वैल्यूज हम इंसर्ट कैसे करेंगे, यहाँ पर तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट वैल्यूज को लिख दिया था, बट यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यूज नहीं है ना, तो हमें तो इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हाउ टू इंसर्ट, कि हाँ कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी हमारे काम आएगा इंडेक्स। ठीक है, तो एज, ओके, तो 0 इंडेक्स पे पहली वैल्यू मैं स्टोर करना चाहता हूँ और वो है 21, या फिर आप थोड़ा चेंज कर दो, 25 कर दो पहली वैल्यू को। ठीक है, इसी तरह से दोबारा मुझे इंडेक्स पे जाना होगा और वहां पर मैं 1 सेट कर देता हूँ। ठीक है, 1 इंडेक्स में मैं स्टोर करना चाहता हूँ 20। तो अब एक काम करते हैं, लूप का यूज करते हैं फॉर ईच का, फॉर ईच इंट आई। ओके, और यहाँ पर एरे का नाम और आउटपुट में हम शो कर देते हैं आई। ओके, अब देखें जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो भी आउटपुट की बात मैं आपको बताता हूँ। इसको मैं एक बार रन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में मुझे शो हो रहा है 25, 20 और साथ में 3 0 और भी नजर आ रहे हैं। मतलब ये कि मेरी जो एरे थी उसका साइज था 5। ठीक है, उसके अंदर मैंने 2 वैल्यूज को इंसर्ट किया, बाकी वैल्यूज को मैंने इंसर्ट किया ही नहीं।
तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये है डिफॉल्ट वैल्यू का। डॉक्यूमेंट्स में आते हैं, यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होता है, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज होती हैं, क्योंकि जो जावा लैंग्वेज है ना वो मेमोरी को खुद मैनेज कर लेता है, ठीक है। तो जब भी आप कोई एरे को इनिशियलाइज करते हैं ना और कोई वैल्यू उसमें इंसर्ट नहीं करते, तो बाय डिफॉल्ट वो कुछ ना कुछ वैल्यूज उस मेमोरी में जाके स्टोर कर देता है। तो अगर इंट डाटा टाइप है तो जो डिफॉल्ट वैल्यू होगी वो होगी 0, डबल होता तो 0.0 होता, स्ट्रिंग के लिए नल स्टोर कर देते हैं और बूलियन के लिए जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो फॉल्स स्टोर हो जाती है। अब ये जो क्वेश्चन है, आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, तो आपको इस बारे में नॉलेज होनी चाहिए। इसीलिए हमें आउटपुट में ये जो जीरोस थे ये यहाँ पर शो हो रहे थे, कुछ ये वाले, ठीक है। ऊपर चलते हैं, ये वाले जीरोस आपको यहाँ पे शो हो रहे थे। चलिए ये तो हो गया हमारा कि हाँ हम इस तरह से भी एरे को क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से वैल्यूज को इंसर्ट भी कर सकते हैं। बट जब भी हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में जाते हैं ना, उनको बनाना शुरू करते हैं, तो वहाँ पर साइज हम फिक्स नहीं करते, साइज हम यूजर से लेते हैं। मान लो हमारी एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम ऐप है, उसमें हम क्या करेंगे, हम यूजर से लेंगे ना कि आप कितने स्टूडेंट्स ऐड करना चाहते हो। मान लो अगर वो 500 स्टूडेंट्स ऐड करना चाहता है तो वो 500 एंटर करेगा और वही साइज बन जाएगा हमारी एरे का। देखें ये कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, मैं कोई साइज जो है वो यहाँ पर मेंशन नहीं करता, या फिर एक काम करते हैं इसको ना कमेंट आउट कर देते हैं, ठीक है, कमेंट। और नीचे चल के हम सबसे पहले तो हमें एक स्कैनर ऑब्जेक्ट चाहिए इनपुट लेने के लिए, स्कैनर न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, और तो ये हमारे पास आ गया हमारा स्कैनर ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं यूजर को एक मैसेज शो कराना चाहता हूँ, और मैसेज में हम शो कराएंगे दैट हाउ मैनी स्टूडेंट्स डू यू वांट टू ऐड, ओके। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि कितनी बड़ी हमने एरे बनानी है, ठीक है। मैं एक साइज नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ और यहाँ पर मैं यूजर से वैल्यू ले लूंगा। सो नेक्स्ट इंट का हम यूज करेंगे, तो हमारे पास साइज आ चुका है। अब उसके बाद मैंने क्या करना है, मैंने एक एरे जो है वो क्रिएट करनी है, तो इंट एज, ओके। और इसका साइज मैं मेंशन नहीं कर रहा, इसका साइज मैं ले रहा हूँ साइज वेरिएबल के अंदर, और ये हम यूजर से ले रहे हैं। तो जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो स्टोर हो जाएगा साइज के अंदर, और फिर वही साइज बन जाएगा हमारी एरे का, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, स्टोर तो हो गया, अब यूजर से इनपुट भी तो लेना है, हम तो इनपुट सेट नहीं करेंगे, तो उसके लिए दोबारा से हम फॉर लूप का यूज करेंगे, ओके। सो फॉर, और यहाँ पर मैं हमारी जो पुरानी फॉर लूप है उसी को मैं यूज करूंगा, इंट आई, और ये शुरू होना चाहिए 0 से, क्योंकि पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे होती है। आई लेस देन होना चाहिए साइज से, ठीक है, जो भी एरे का साइज है उससे लेस देन होना चाहिए, एंड देन आई प्लस प्लस। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, वैल्यूज को स्टोर करना है। तो एज ये हमारे पास हमारी एरे है, यहाँ पर इंडेक्स की जगह हम आई सेट कर देंगे। तो पहली बार जब लूप चलेगा तो इंडेक्स 0 होगा, तो पहली वैल्यू जो भी आएगी वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगी, दूसरी जो है वो 1 इंडेक्स पे स्टोर होगी, इसी तरह से चेंज होता रहेगा। सो स्कैनर डॉट नेक्स्ट इंट, तो ये मैं वैल्यू ले रहा हूँ यूजर से, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने इनपुट तो ले लिया, बट हमने आउटपुट भी तो शो करना है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, पहले तो मैं मैसेज शो कर देता हूँ दैट स्टूडेंट लिस्ट कह देते हैं, स्टूडेंट्स लिस्ट, ओके। और यहाँ पर आके हम फॉर ईच लूप का यूज कर लेते हैं, तो इंट आई, ओके, एंड देन द नेम ऑफ एरे, एंड देन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और यहाँ पर आई, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली यहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं यूजर से, ओके, और उसके बाद उसी इनपुट को आउटपुट में शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसे सेव करते हैं और एक बार इसको रन करते हैं, ठीक है। तो चलें जी, यहाँ पर देखिए हमारे पास शो हो रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू वांट टू ऐड। तो मान लो मैं 5 स्टूडेंट्स ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो पहले स्टूडेंट की एज है 22, 23, 24, 25, 26, एंटर। तो यहाँ पर देखिए आउटपुट में हमें शो हो रहा है 22 से लेकर 26 तक। तो इस तरह से आप यूजर से साइज भी ले सकते हो, यूजर से वैल्यूज लेके उन्हें एरे के अंदर इंसर्ट भी कर सकते हो। ये बहुत ही बेसिक से ऑपरेशन है, बहुत ही बेसिक से है कि एरे को कैसे क्रिएट किया जाता है, इंडेक्स क्या होता है। तो मैं चाहता हूँ कि ये बेसिक आपके माइंड में बैठ जाए, क्योंकि जब हम इनके ऊपर एल्गोरिदम्स को अप्लाई करेंगे ना, अगर आपके बेसिक अच्छे होंगे तब वो जो एल्गोरिदम्स होंगे उनको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। दैट्स वाई हमारी कोशिश ये थी इस वीडियो में कि एरे के जितने भी बेसिक्स हैं, मेमोरी में क्या कुछ चल रहा होता है, ये सारा कुछ हम आपको समझा पाए।
ओके, तो आज की वीडियो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़े एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे। ये बहुत बेसिक था, बहुत ही बेसिक। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अगले टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।